दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और आज के पॉडकास्ट में बहुत दिल से आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा आज मैं आपसे, और आराम से बात करूंगा। बिल्कुल भी जज्बाती नहीं हूँगा, बहकावे में आके बात नहीं करूंगा। जो भी बताना है विस्तार से बताऊंगा, टू द पॉइंट बताऊंगा और तथ्यों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, तो इसी की आज चर्चा करनी है। और मेरा छोटा सा इंट्रो फिर एक बार मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। मैंने इंट्रो में बताया आपको कि मेरा इंट्रो मैं देने वाला हूँ। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि आज मैं जो भी बात करूँगा पॉडकास्ट में, और जो भी लोग पहली बार मेरे पॉडकास्ट को सुनेंगे, तो उनको मेरे बारे में गलत फहमी हो सकती है। जब कोई बीजेपी को अगर क्रिटिसाइज करता है तो मेजरली माना जाता है कि वो कांग्रेसी होगा। मेरे साथ इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो यह मैं नहीं चाहता, और इसलिए मैंने कहा कि मेरे बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। मेरा इंट्रो यह है कि मैं खुद एक स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक मतलब क्या? जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, मतलब जो आरएसएस को मानते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, मेंबरशिप लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, नहीं। आप अगर उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, आप अगर उनके लिए कोई थोड़ा मोटा काम करते हैं, मतलब जैसे हम भागीदारी कहते हैं ना, उस तरह से, तो आप स्वयंसेवक बन जाते हैं। तो उस हिसाब से तो मैं स्वयंसेवक हूँ, और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। मैं बीजेपी का वोटर तो हूँ ही, कार्यकर्ता भी हूँ। बाकायदा मैंने बीजेपी के लिए काम भी किया है। मेरे तहसील में सोशल मीडिया जो आईटी सेल होता है, आईटी सेल की कोई जिम्मेदारी थी। वो पद एग्जैक्टली क्या था मुझे याद भी नहीं है मुझे, लेकिन मैंने आईटी सेल के लिए काम किया है, बीजेपी के लिए काम किया है। कभी कभी तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बेंगलोर तक गया हूँ बीजेपी के अंदर काम करते हुए। ठीक है, तो मैं कोई बाहरी इंसान नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, और मैं कांग्रेसी कभी हो ही नहीं सकता। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का काम करने का तरीका, कांग्रेस का करप्शन, कांग्रेस की संस्कृति, ये सब हमको अच्छी नहीं लगती थी। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम बीजेपी में थे। आज अगर हम बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि हम कांग्रेसी हो रहे हैं, बल्कि इसका बहुत सिंपल मतलब है, जो इससे पहले कई बार मैंने बताया है, कि बीजेपी जो है ना, वो कांग्रेस में तब्दील हो रही है। हमने कांग्रेस का विरोध किया था, राइट? अब अगर बीजेपी कांग्रेस में तब्दील हो रही है, मतलब बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, तो हम बीजेपी को क्यों क्रिटिसाइज ना करें? हमने बीजेपी एज अ संगठन उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। कोई हमारे मोदी जी थे, अटल जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, हेडगेवार जी थे, इन लोगों की वजह से हमने इनको सपोर्ट किया था, ऐसा अगर आपको लगता है तो ऐसा नहीं है। हमने इन लोगों का, इन संगठनों का सपोर्ट किया था, इनके लिए काम किया था। इसका मतलब ये था, या फिर इसके पीछे की मंशा ये थी कि ये सनातन की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये राष्ट्र की बात करते हैं, मेजरली ये संस्कृति की बात करते हैं। भारत का जो डीएनए है, भारत की जो पल्स है, उसकी ये लोग बात करते हैं। इन चीज़ों के लिए बात करने वाले लोग हमें चाहिए थे। उस जमाने में इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला कोई नहीं था, और जो था उसको हमने मान लिया, वो था आरएसएस एंड बीजेपी। आज ये लोग इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, हट रहे हैं, तो हम लोगों को भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट वॉट आई थिंक अबाउट आरएसएस एंड बीजेपी एंड मी। मेरे बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मेन मुद्दे की बात करता हूँ। ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने 4-4.5 मिनट लेकर ये सब आपको बता दिया। खैर, आज का मुद्दा, संसद पर हमला हो गया, बॉम्ब वहाँ पर फोड़ा गया, धुआं उसमें से निकल रहा था, स्मोक बॉम्ब उसे हम कह सकते हैं। ये जो हमला हुआ है, इससे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, कई सारे डॉट्स को आज मैं यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ। और जब इन डॉट्स को मैं कनेक्ट करूँगा, जब ये सवाल मैं खड़े करूँगा, तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या हमारा देश सुरक्षित है।
अगर आपके गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और आप गाड़ी चला रहे हो, आपको तब तक पता नहीं चलता ब्रेक फेल हुआ है जब तक आप ब्रेक दबाते नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी अच्छे से दौड़ रही है। जब आपको ब्रेक लगाने की नौबत आएगी, उस तरह का मोड़ आएगा रास्ते पर, आप ब्रेक के ऊपर पैर रखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ब्रेक फेल हो चुका है। लेकिन ब्रेक फेल तो पहले ही हो चुका है, आपको पता नहीं चल रहा। और जब वो ब्रेक फेल हो चुका है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन गाड़ी तेज दौड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज। और ये समझाने के लिए मेरे पास कई एग्जाम्पल्स है। सारे एग्जाम्पल्स को तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। और जनरली मैं ना स्क्रिप्टेड बात नहीं करता, मैं कभी भी स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठता। मैंने उसकी लिस्ट नहीं बनाई है, जितना याद आएगा उतना मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा। उसके बाद आप तय कर लीजिए कि क्या सच में हमारा देश सुरक्षित है। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं शाहीन बाग से। जब भारत देश में कोविड की एंट्री नहीं हुई थी, तब शाहीन बाग का आंदोलन चला था। यह आंदोलनों की बात है। संसद पर जो हमला हुआ है वो क्या है? आंदोलन ही तो है ना। मतलब वो हमला तो है, लेकिन हमलावरों का रवैया क्या था? हम आंदोलन कर रहे हैं, हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम इस सरकार से नाखुश हैं। मतलब एक तरह का वो आंदोलन हो गया। उसको वैलिड करार देना है नहीं देना है वो अलग बात है। लेकिन ये आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई? शाहीन बाग। शाहीन बाग में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली में, ये कोई केरला में नहीं हो रहा था, कन्याकुमारी में नहीं हो रहा था, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में नहीं हो रहा था। यह कहाँ पर हो रहा था? दिल्ली में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी आंदोलन वो प्रामाणिक है या नहीं है कैसे पहचाने? वेरी सिंपल, उसकी टाइमलाइन आपको देखनी पड़ेगी। वो आंदोलन कितना खींच रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। आज की डेट में अगर 100-200 रुपए नहीं देते, अगर बिरयानी वाला पैकेट नहीं देते, अगर शाम की वो चिप बॉटल अगर आप नहीं देते लोगों को, तो लोग आपके सभाओं को नहीं आते। ये कल्चर हो चुका है। और सब काम धाम छोड़ छाड़ कर आंदोलन करने कौन बैठेगा? लेकिन ऐसा नहीं, लोग बैठ सकते हैं। कितने दिन तक? मैक्सिमम 8-15 डेज तक। 8-15 डेज से ज़्यादा अगर कोई आंदोलन जा रहा है तो वो मास्टर्ड है, उसको किसी ने फ्रेम किया है, वो एक कॉन्स्पिरेसी है। और अगर वो कॉन्स्पिरेसी है तो उस कॉन्स्पिरेसी को नेस्तनाबूद करना, लोगों के सामने एक्सपोज करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की, शासन की, प्रशासन की, है ना, मीडिया की। और अगर ये लोग वो काम नहीं करेंगे, वो आंदोलन अगर यूं ही चलने देंगे, तो क्या माना जाएगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन लोगों का उस आंदोलन को सपोर्ट है। जस्ट इमेजिन, अगर कोविड नहीं आता तो शाहीन बाग का क्या हो जाता? यहां पर अंडरलाइन करने जैसी चीज यह है कि शाहीन बाग हो किस लिए रहा था? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा था और जो एनआरसी का हो रहा था, तो इसको लेकर, एनआरसी एंड सीएए को लेकर वो प्रोटेस्ट हो रहा था। वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, कोविड की वजह से उसको रोकना पड़ा, इंटरप्ट हो गया वो। लेकिन एनआरसी एंड सीएए कहाँ है? आज की डेट में एनआरसी एंड सीएए कहाँ पर है? ये मेरा सवाल 56 इंच का सीना है ना जिन लोगों का, उनको मैं कर रहा हूं कि सीएए का क्या हो गया, एनआरसी का क्या हो गया। सेकेंड बहुत बड़ा एग्जाम्पल ऑफकोर्स कृषि कानून का है। कृषि कानून का भी ऐसा ही है। ये मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई आंदोलन 1 साल तक इस तरह से दिल्ली पर हाईवे ब्लॉक कर देता है। इतना आसान नहीं होता जी, इतना आसान नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो कभी आंदोलन करने की कोशिश तो करके देखिए आप। इसी तरह की एक परिषद हुई थी, उसको आंदोलन तो नहीं कहूँगा, एक परिषद हुई थी, हिंदुओं ने उस परिषद का आयोजन किया था। उस परिषद में कुछ लोगों ने भाषण दिया था। उनमें से एक थे वासिम रिजवी जी, जो बाद में जितेंद्र त्यागी जी बने थे। उनके ऊपर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया और उनको इस तरह से टॉर्चर किया गया, इस तरह से टॉर्चर किया गया।
उनके लिए मेरा दिल आज भी रो रहा है। आज भी जितेंद्र त्यागी जी के लिए मेरा दिल रो रहा है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था कि मुझे स्वेच्छा मृत्यु चाहिए। मैं राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे स्वेच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत लोगों के पास गया लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग झूठे आश्वासन दे रहे हैं। अब ये जितेंद्र त्यागी कौन है? इन्होंने घर वापसी करी थी। ये वासिम रिजवी थे। ये कोई आम इंसान नहीं थे। इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था। आप मुझे बताइए, अगर जितेंद्र त्यागी जी की यह हालत होगी तो भविष्य में कोई घर वापसी के बारे में सोचेगा क्या? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? वो वहां पर जो परिषद हुई थी, उस परिषद को आपने इतना सीरियसली ले लिया कि आयोजकों को आपने जेल में डाल दिया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे आपने लगवा दिए। लेकिन शाहीन बाग में जो आंदोलन कर रहे थे, वहां पर जो भारत विरोधी नारे लोग दे रहे थे, वहां पर जो हिंदू सनातन विरोधी नारे लोग दे रहे थे, कृषि कानून में भी सेम हो रहा था। इनके ऊपर कोई मुकदमे की न्यूज़ आपके कानों तक आई है क्या? अगर नहीं आई है तो आप खुद सोचिए कि आप कितने सुरक्षित हैं। ये बहुत सोचने लायक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस देश में वो ओवैसी जिसने कितनी गालियाँ बकी थी, जिसने किस तरह की धमकियाँ दी थी, ये सब लोगों को पता है। लेकिन कोर्ट को वो पता नहीं चला। कोर्ट ने कहा हमारे पास सबूतों की कमी है, हम ये नहीं मानते कि ही इज़ गिल्टी, और उसको आपने फ्री कर दिया। लेकिन जितेंद्र त्यागी जी का गला रौंद रहे हैं आप। जैसे आसाराम जी बापू हमारे पूजनीय, उनके साथ आपने झूठे वो केसेस लगवाए ना, उसी तरह के झूठे केसेस वासिम रिजवी जी के बारे में भी आपने लगवाए हैं। उनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अलग से करूँगा। मैं उनको जस्टिफाई करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, इसलिए मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊँगा। आज जस्ट रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा घर वापसी कर रहा है तो वो बंदा भारत देश में कितना सुरक्षित है, यह आपको पता चलेगा वासिम रिजवी जी को देखने के बाद। और जैसे कि मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया कि इन आंदोलनों में जिन लोगों ने काम किया था, उनके ऊपर आपने क्या एक्शन ली, ये मेरा बेसिक सवाल है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हो गया, शाहीन बाग हो गया, कृषि कानून हो गया, उसमें क्या इतना। लेकिन वही तो मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके आज दिखाने वाला हूँ ना। इसके बाद और एक आंदोलन भारत देश में हुआ था जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, और वो आंदोलन था जो महिला रेसलर्स थे उनका। कोई वो बृजभूषण सिंह थे ना, उनके खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे। तब भी मैंने बताया था, तब भी मैंने पॉडकास्ट किया था कि ये आंदोलन मेरे को ना सीधा साधा आंदोलन नहीं लग रहा। इसके पीछे कई सारी शक्तियाँ काम कर रही है, और ये सच है। शाहीन बाग का आंदोलन ले लीजिए, कृषि कानून ले लीजिए, या फिर वो रेसलर्स वाला ले लीजिए, वो मास्टर्ड ही था, वो फैब्रिकेटेड ही था। लेकिन जिन लोगों ने वो कॉन्स्पिरेसी करी थी उनको एक्सपोज नहीं किया गया। अब उनको एक्सपोज क्यों नहीं किया गया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी तिलमिलाहट है बेसिकली। मैं ये समझना चाहता हूँ कि उनको बचाने की कोशिश आप क्यों कर रहे हो। यहाँ तक एक चैप्टर हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताता हूँ, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो ये कि आपने देखा होगा पंजाब में खुद प्रधानमंत्री जी की गाड़ी वहाँ ब्रिज पर रुकी थी, 1-2 मिनट नहीं, आधा घंटा, और ये बहुत बड़ी गलती थी। तब का मेरा वीडियो पॉडकास्ट आप निकाल के देखिए ना, अगर आपको झूठ लग रहा है तो। जैसे आज संसद के अंदर हुआ है, उसी तरह की वो चीज़ थी, उसी तरह की वो चूक थी। और आज भी मेरा मन यकीन नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ हुआ था। देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री, जिसकी गाड़ी ब्रिज के ऊपर, उस ब्रिज के नीचे अगर कोई चीज़ होती तो क्या हश्र हो जाता, इसके बारे में आप सोचिए। अब तब भी मैंने कहा था, वो मेरा पुराना पॉडकास्ट आप निकाल के देख लीजिए, कि ठीक है इंसिडेंट हो गया, वो किसने किया था, वो जिसने भी किया था, क्या उसको आपने सामने लेकर आए? क्या उन लोगों को आपने सजा दी? किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। ठीक है, नंबर 1 छोड़ दिया। नंबर 2, 26 जनवरी लाल किले के ऊपर दूसरा झंडा लहराया गया। कितनी बड़ी चीज थी।
इसके बारे में भी मैंने मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट में बात करी है। कितना बड़ा है ना ये मुद्दा कि कोई वहाँ पर जाकर वो जो पोल होता है फ्लैग होस्टिंग का, उसके ऊपर चढ़कर दूसरा झंडा लगाता है। वहाँ तक पहुँचना इटसेल्फ इट्स अ बिग थिंग। जैसे आज ये लोग पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, वैसे ही सीन उस दिन भी हुआ था। अब ठीक है ना, इंसिडेंट हो गया, वो सक्सेसफुल हो गए कॉन्स्पिरेसी करने में, मैं मान लेता हूँ। एक्चुअली नहीं होना चाहिए, इसीलिए आईबी होती है, इसीलिए फोर्सेस होते हैं, इसीलिए अलग अलग एजेंसीज होती है। लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने मान लिया कि हो गया। उसके बाद क्या? वो कृत्य जिसने भी किया था उसको आपने सजा दी क्या? अगर सजा दी है तो उस सजा को आपने ग्लोरीफाई किया है क्या? जिसने भी वो कृत्य किया था उसको आप सामने लेकर आए क्या? जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का कन्हैया कुमार भी यहाँ पर फेमस हो जाता है, उसको फेमस बनाया जाता है। तो अगर आप जनता का भरोसा जीतना चाहते हो तो इस तरह के गुनाह जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में आप स्ट्रिक्ट संज्ञान क्यों नहीं लेते? सेम हैपन्स दिस टाइम ऑल्सो, कि ये संसद में जो हुआ है, मतलब हर बार इस तरह की चीज होते जा रही है, लेकिन सरकार शांत बैठी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरा सवाल है। यहाँ पर मेरा कंटेंट खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर तो मैंने आपको जस्ट जिस्ट अभी दी है, अभी मुझे मेन जो बातें बतानी है ना वो पूरी की पूरी बाकी है। लेकिन ये जो सरकार का बर्ताव है, इस बर्ताव से साबित क्या हो जाता है? साबित यह हो जाता है कि हम इन लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, हम इन लोगों को वो चीज मनवा सकते हैं जो हम चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वो लोग मतलब कौन? सरकार, क्योंकि सरकार तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर शाहीन बाग प्रकरण में किसी के ऊपर कोई एक्शन ली गई है तो आप लोग मुझे बताइए। वो शाहीन बाग का जो भी था उसके साथ, मतलब उसके तार जो है वो इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, ठीक है। कृषि कानून के साथ भी यही है, कृषि कानून के तार बहुत क्लियर था कि इंटरनेशनली जुड़े हुए थे, बहुत अलग अलग लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। उसके ऊपर अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया है तो आप मुझे बताइए। वो गाड़ी वाला प्रकरण जो प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका था ब्रिज के ऊपर, उसमें अगर इन लोगों ने एक्शन ली है तो आप मुझे बताइए। उसके बाद वो झंडा लहराने का हो गया लाल किले पर, उसके बारे में अगर इन्होंने कोई एक्शन ली है तो आप मुझे बताइए। नहीं ली है तो इसका मतलब क्या होता है? हम हंगामा कर सकते हैं और हम हंगामा करके हमको जो चाहिए वो हम करवा सकते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। जो देश में उपद्रवी तत्व है ना, उन उपद्रवी तत्वों से सरकार डर रही है। अब सरकार क्यों डर रही है इसका सवाल मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका एक और एग्जाम्पल, जो SC/ST एक्ट है ना, जो जिसको हम एट्रोसिटी एक्ट भी कहते हैं, तो उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी और देश में एक वरिष्ठ न्यायाधीश, उनको लगा कि इसके बारे में सोच विचार होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा ढीला कर देना चाहिए, थोड़ा शिथिल कर देना चाहिए। लेकिन हंगामा होने लगा और वो भी उपद्रव बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मोदी जी स्पेशल कानून ले आए और जो ओरिजिनल वाला SC/ST एक्ट था उसे उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया। मतलब अब इस प्रकरण से आपको क्लियर हो जाता है आज की सरकार वो काम करती है जिस काम को उनको करवाने के लिए मनवाया जाता है। वो डरते हैं एक्चुअली, वो देश हित की बात नहीं करेंगे। अगर देश हित की बात करनी होती तो शाहीन बाग को 8 दिन में ही खत्म किया जा सकता था। प्रधानमंत्री के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, ये आप याद रखिए। वो जो कृषि कानून का आंदोलन हुआ था ना, उसको आप 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीने में उसको पूरी तरह से आप मैनेज कर सकते थे। प्रधानमंत्री है आप देश के, आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर नहीं कर सक रहे हो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके ताकत से ज़्यादा उनकी ताकत है। आप एक तो ये एग्री कर लो कि वो जो लोग हैं वो आपसे ताकतवर है, या फिर आप उनके साथ शामिल हो। तीसरा इसमें ना कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और इसलिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। एक तरफ देश में इस तरह का माहौल है, देश के कुछ उपद्रवी तत्व सरकार को मैनेज कर रहे हैं, सरकार भी उन्हीं की बातें सुन रही है, उन्हीं का लांगुन चालन किया जा रहा है, उन्हीं का तुष्टीकरण किया जा रहा है, उन्हीं का तृप्तिकरण किया जा रहा है। और जो पागल सनातनी हिंदू है वो वोट फिर भी बीजेपी को ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है
उन पागल सनातनी हिंदुओं में मैं भी था, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। आज मेरी आप बीती आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जिस दिन आपको भी यकीन हो जाएगा तो आप भी मेरे ही रोल में आ जाओगे, और उस दिन बीजेपी का वो हश्र होगा जो कांग्रेस का आज हुआ है। एनीवेज, सवाल ये है कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। ये मुद्दे इतने मैंने गिनवाए हैं, 20 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आई एम सॉरी, मैं आज और थोड़ा बात करूंगा क्योंकि सीरियस मैटर है। हमारे यहाँ ये साधु की हत्या हुई थी पालघर में जिस तरह से साधुओं की हत्या हुई थी, उसके बारे में कोई एक्शन, कोई फॉलोअप आपके पास है? ओके, अब वो मुद्दे जो मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में दोहराए थे। अमोल कोल्ले जी की डेथ हो गई, हमारे कन्हैया लाल जी की डेथ हो गई। कर्नाटक में जो हमने करीब से देखा था, बीजेपी का एक कार्यकर्ता था, प्रवीण शायद उसका नाम था, उसकी डेथ हो गई। और इस तरह से कितने नाम मैं गिनवा सकता हूँ। हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाले या फिर हिंदू कार्यकर्ता या फिर साधु संत, इनकी देश में हत्याएं हो रही है। कितनी सारी लड़कियों की हत्या हुई है लव जिहाद के प्रकरण में, अलग अलग केसेस में। ये नंबर बहुत बड़ा है। ये वो चीज़ें हैं जो चीज़ें हम जानते हैं, और इस तरह से अनजान चीज़ें कितनी हुई होगी इसका आप बस अंदाज़ा लगा दीजिए। रिसेंटली गोगा मेडी जी की हत्या हो गई राजस्थान में, और यह हत्या का प्रकरण कंटिन्यूअसली जारी है। अगर ऐसा है तो हम लोग कितने सुरक्षित हैं? ये कम था क्या? तो वो मेवात वाला प्रकरण हो गया। मेवात वाले प्रकरण से तो मैं इतना डर चुका हूँ, और वो रिपीट भी हो रहा है वहाँ पर। वो सबसे बड़ा हुआ था जब जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद फिर कुछ दिन पहले वहाँ पर हुआ था, कुछ महिलाएं मंदिर गई थी तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। तो हम किस देश में रह रहे हैं? इट इज़ वेरी सिंपल, जेन्युइन, इमोशनल क्वेश्चन कि क्या इस देश में हम लोग सुरक्षित हैं? अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गुजरात में ही वो एक एक्टिविस्ट है, काजल हिंदुस्तानी जी, उनके ऊपर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था। वो तो समाज जागरण का काम कर रही है, उनके बारे में भी मैंने पॉडकास्ट बनाया है, आप जाकर देखिए। अगर बीजेपी शासित राज्य में, बीजेपी सेंटर में, बीजेपी राज्य में वो बीजेपी के लिए एक तरह से काम करती है, वो जो जन जागरण करती है उसका सीधा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा अगर किस पार्टी को होता है तो बीजेपी को होता है। फिर भी उस राज्य में उसके साथ अत्याचार हो रहा है, वो कह रही है कि क्या मैं जान दे दूं? सवाल कर रही है, वो रो रही है। कौन है वो हिंदू एक्टिविस्ट है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। जो भी देश में हिंदू हित की बात करता है उनका गला रौंदा जाता है। साधु संतों को छोड़ा नहीं जा रहा है, आम नागरिक को नहीं छोड़ा जा रहा है, एक्टिविस्ट को नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो उपद्रवी तत्व है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके ऊपर जहाँ पर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, कड़ी एक्शन नहीं ली जा रही है, और इसलिए यह सवाल पैदा होता है कि क्या हम सुरक्षित हैं? जो हिंदुत्व मिटाना चाहते हैं, जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, उन्होंने युद्ध का आगाज नहीं किया है। मान लीजिए अगर वो युद्ध का आगाज कर देते हैं तो क्या हम बच पाएंगे? और इसलिए मैंने कहा कि हमारी गाड़ी तेज दौड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। ब्रेक फेल हो चुका है, हमने ब्रेक लगाया ही नहीं, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा कि ब्रेक फेल हुआ है। लेकिन जब आप दबाओगे, जब आपको समझ में आएगा कि ब्रेक फेल हो चुका है, तो बहुत बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। और इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और ये जो बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी ये लोग कर रहे हैं ना, इसको जानने की कोशिश करिए। जिस दिन जनता का समर्थन बढ़ेगा, जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि जनता जागरूक हो रही है, तो उनको भी वही करना होगा जो बहुतांश लोगों के हित में होगा। डर इसलिए लगता है क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, कहीं उन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए दिल कांप उठता है। हमारे इसी देश में गोधरा हुआ था, वहाँ पर निरपराध कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था। वो ट्रेन
आज भी वहाँ रुकी हुई है और वो यही गुहार दे रही है कि ये चीज़ आइंदा ना हो, इसके लिए हम लोगों को सजग होना पड़ेगा। अभी बहुत ही जल्द जो हमने राम मंदिर बनवाया है उसका इनॉग्रेशन होना है, उसकी प्रतिष्ठापना होनी है। देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। सवाल यह है कि अगर मेरे देश की संसद, मेरी लोकसभा सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा होगी उस भीड़ के बारे में मैं क्या सोचूं? इन सारे सवालों के जवाब मोदी जी को देने पड़ेंगे, अमित शाह जी को, आरएसएस को, बीजेपी को देने पड़ेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं बहुत सारे लोगों को रीच करने की आज भी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुतांश लोग जवाब तक नहीं देते। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना है कि दबाया जाता है। हम इतने बड़े हो चुके हैं, देश की सत्ता हमारे हाथ में आ चुकी है, तो होता कौन है सवाल करने वाला? इस तरह से ट्रीट करने वाले भी लोग हैं। हम सन्यासी है, हम त्यागी है, हमने बलिदान किया है, हम बहुत ग्रेट है, इस तरह के सोच रखने वाले लोग हैं। और इनको लगता है कि हम तुच्छ प्राणी, इनसे क्या प्रश्न कर रहे हैं, हमारी औकात भी है इनसे सवाल करने की। कुछ लोग अपने ही काम में इतने मस्तमौद है कि वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, और जो बेचारे सवाल का जवाब देना चाहते हैं, देने की कोशिश करते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि इन सवालों के कोई जवाब इन लोगों के पास है नहीं। खैर, कहीं ना कहीं मुझे रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं रुक रहा हूँ, वरना अभी मेरे दिल में, दिमाग में बताने जैसा बहुत कुछ है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या हमारा देश सुरक्षित है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सवाल का जवाब हाँ या ना में मुझे दे दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आपके जवाबों का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, जिंदा रहेंगे तो मिलते रहेंगे। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।